हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। उसमें आज देखेंगे पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इससे पहले हम समझेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि शुगर है, ग्लूकोज, अदरवाइज इथेनॉल। इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस। मतलब ये जो इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते सॉल्यूशन में, तो इनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस का यूज करके हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे। The physical properties of solution that depends on the number of solute particles in solutions and not on their nature are called the colligative properties। इसका क्या मतलब है, जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, सपोज हमने क्या किया, सोल्यूट लिया वाटर एंड हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया शुगर। हमें क्या करना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस लेने हैं। जब भी ये सॉल्यूशन बनेगा तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डिपेंड होगी ओनली शुगर पे। जो भी सब्सटेंस हम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस इसमें ऐड करेंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, ये डिपेंड करेगी इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, वेपर प्रेशर लोअरिंग। सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार फिजिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की। वन बाय वन देखेंगे। उसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे पहले भी हमने देखा है। यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, एक कंटेनर, इसमें क्या करना है, वाटर को भरना है, क्लोज्ड कंटेनर रहेगा ये, इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। फिर और एक कंटेनर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे सोल्यूट को, और फिर बड़ा कंटेनर लेके क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और बनाएंगे सॉल्यूशन। जब हम इनका वेपर प्रेशर लेते हैं, सॉल्वेंट का हमने वेपर प्रेशर लिया, तो ये क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है वो, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। सॉल्वेंट का लेंगे, सॉलिड का लेंगे तो भी ये क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। फिर क्या करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं एंड इसका वेपर प्रेशर लेते हैं। सॉल्यूट अगर नॉन वोलाटाइल है तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो हमेशा कम रहता है देन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे आता है उसको देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे उसका। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is added to the volatile solvent, the vapor pressure of solution is lower than the pure solvent। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको, यहाँ पे वाटर लिया है एंड फिर हमने सॉल्यूशन बनाया है शुगर सॉल्यूशन। अगर हमने वाटर का वेपर प्रेशर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं। बट वही हमने शुगर सॉल्यूशन का ऑब्जर्वेशन किया तो यहाँ पे जो भी वेपर्स है वो क्या बन रहे, बहुत कम बन रहे हैं। तो यही होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम सोल्यूट को ऐड करेंगे, सोल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या, मैंने पहले ही आपको बताया है। नॉन वोलाटाइल मतलब ये कोई वेपर्स नहीं बना सकता, उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो ऐसा सोल्यूट ऐड करेंगे तो जो भी वेपर प्रेशर बनेगा वो किसके वजह से बनेगा, बस ओनली सॉल्वेंट की वजह से। बट जब भी हम इसका कंपेयर करेंगे, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का। जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज ज़्यादा होगा। जब हम इसमें सोल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या करता है, सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है एंड
जो भी वेपर प्रेशर बनता है वो उसको लो करता है, उसका अमाउंट रिड्यूस करता है, यही होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ऐसा क्यों होता है देखेंगे। इन अ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन इजीली एस्केप इनटू द वेपर फेज। जब ये प्योर फॉर्म में होता है तो इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई सॉल्यूट इसको अपोज नहीं करता इसका वेपर्स बनाने में। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स escape होते हैं easily and they can make the vapor pressure. But when a solute is added, it takes up space at the surface, so fewer solvent molecules can escape. जब हम इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या करता है, ये सॉल्यूशंस के ये सॉल्वेंट के बीच का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी इसमें वाटर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है जो वेपर बनाने वाले होते हैं उसको डिस्टर्ब होता है, उसको अपोज होता है इन सॉल्यूट की वजह से, इन सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से, और ये जो वेपर प्रेशर बनाने का रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट में लिखा है लेस वेपर प्रेशर लोअरिंग द वेपर प्रेशर, यही होता है लोअरिंग द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डेविएशन। अगर हमने सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर में कैसे डेविएशन आता है, कैसे डिफरेंस आता है, इसको देखेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, इसमें सॉल्वेंट लेना है, फिर हमें लेना है स्मॉल कंटेनर, इसमें लेंगे सोल्यूट एंड फिर हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्वेंट है ये कैसा है, वोलाटाइल है, मतलब क्या, ये वेपर्स को बना सकता है, और जो सोल्यूट है इसको हमें नॉन वोलाटाइल लेना है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, जो भी सोल्यूट है, जो भी सॉल्वेंट है, इसकी वजह से इसमें वेपर प्रेशर बनेगा। बट जब हम इसमें सोल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है तो ये कोई वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा, ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर है वही सॉल्यूशन में दिखाएगा। बट इसमें क्या होता है, इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम होता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। ऐसा क्यों होता है, जब हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लेते हैं तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, पी नॉट से। पी नॉट ए, सपोज हमने ए सॉल्वेंट लिया है, ए सॉल्वेंट का अगर प्रेशर लेंगे तो हम कैसे डिनोट करेंगे, पी नॉट ए। नॉट क्या हमें इंडिकेट करता है, प्योर कंपोनेंट का हमने वेपर प्रेशर लिया है, इसमें कोई सोल्यूट हमने ऐड नहीं किया। फिर सॉल्यूशन का अगर हमने वेपर प्रेशर लिया तो हम इसको पीए से डिनोट करते हैं, मतलब क्या, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको मेजर करते हैं पीए से। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जो प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, और इस नॉन वोलाटाइल प्रॉपर्टी की वजह से क्या करेगा, ये सोल्यूट कोई वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा, बट ये सोल्यूट सॉल्वेंट के जो भी पार्टिकल्स है उनको वेपर प्रेशर बनाने में अपोज करेगा, और इसका जो रेट है उसको रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए पीए का जो भी अमाउंट हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल पी नॉट ए का वैल्यू है इससे कम आ जाएगा। सपोज हमने 10 एटमॉस्फेयर हमें क्या मिला, एटीएम प्योर सॉल्वेंट का हमें वेपर प्रेशर मिला, एंड सपोज हमने इसका सॉल्यूशन बनाया तब इसका अमाउंट आया 5 एटीएम। तो इसका क्या मतलब है, हमेशा जो भी सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर कम आएगा देन द प्योर सॉल्वेंट। और हम इसमें सॉल्वेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सॉलिड के बारे में हमें बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है,
और ये कोई वेपर प्रेशर बनाएगा नहीं, तो इसकी वजह से हम उसको कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का एंड सॉल्यूशन का, वो दोनों का रीजन होगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन लिखने हैं हमें। क्या अज्यूम करना है? द सॉल्यूशन कंटेन volatile solvent A and a non-volatile solute B. The solute does not contribute to vapor pressure. और हमें क्या लिखना है यहाँ पे? solute जो है कोई भी vapor pressure नहीं बनाता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे। P0A किसके लिए यूज करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। PA किसके लिए यूज करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का प्रेशर है उसके लिए PA यूज करेंगे। इसको पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। फिर XA किसके लिए यूज करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A। XB यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट B के लिए। अभी हमें पता है ये कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी मतलब क्या? इस सॉल्यूशन में हमने दो डिफरेंट सब्सटेंसेस का यूज किया है, इसीलिए ये बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, XA प्लस XB मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट B। ये ऑलवेज कितना होता है? इक्वल टू 1। इनका सम जो होता है ये इक्वल टू 1 होता है। फिर हमें पता है राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये P नॉट क्या बताता है हमें? ये नॉट है यहाँ पे, यही बताता है ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अभी हमने देखा था जो वेपर प्रेशर है किसकी वजह से बनेगा? सॉल्वेंट की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ओनली द सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट्स, सिंस ओनली द सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट्स टू वेपर प्रेशर। ओनली वेपर प्रेशर किसकी वजह से है? सॉल्वेंट की वजह से। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो कैसे लिखेंगे हम? इट इज इक्वल टू PA पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर क्यों आएगा इसमें? क्योंकि सॉल्यूशन में जब भी हम सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को ऐड करेंगे, भले ही उसका वेपर प्रेशर ओनली सॉल्वेंट की वजह से है, बट इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? सोल्यूट को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया। एंड इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्वेंट की वजह से होगा। बट यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर है क्या? यहाँ पे अभी यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर नहीं है, हमने इसमें सोल्यूट ऐड किया है। आप इस सॉल्यूशन को शुगर सॉल्यूशन भी कंसीडर कर सकते हो। शुगर सॉल्यूशन है तो इसमें वाटर प्योर नहीं है, ओनली वाटर थोड़ी है यहाँ पे। तो इसकी वजह से इसको, इस प्रेशर को, जो भी प्रेशर सॉल्यूशन का बनेगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, और इसको डिनोट करेंगे PA से। तो और ये जो PA है ये किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये बनता है पार्शियल प्रेशर। तो हम क्या करेंगे? दिस मीन्स ये हमें क्या इंडिकेट करता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर बनेगा, इससे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होता है? कम होता है। और ये कम क्यों बनता है? बिकॉज XA इज लेस देन 1। इसमें हमने पढ़ा था XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है? 1। बट इसके जब भी हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ओनली ये XA के जो XA होता है वो बस XA के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसमें क्या होता है? सोल्यूट भी होता है। तो इसका अमाउंट रिड्यूस होके लेस देन 1 बन जाता है, क्योंकि इसमें सोल्यूट हमने ऐड कर दिया है। फिर इसकी वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बनेगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर्स। किसका डिफरेंस आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमने ये P0A को पहले क्यों लिखा? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? ज़्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, इसीलिए हमने इसको पहले लिखा है। और इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P, मतलब डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर्स।
तो इसका अमाउंट अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने अमाउंट से ये प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर है, ये कम हो गया है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है पीए का वैल्यू। पीए का वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था वहाँ से। तो फिर ये क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट ए। फिर पी नॉट ए को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए। फिर हमें पता है इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, एक्स बी का वैल्यू निकालना है। एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ पे जो 1 माइनस एक्स ए है इसको हम रिप्लेस करेंगे एक्स बी से। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हमें यही डिराइव करना था। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये एक्स बी जो है ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स है, तो हमें यही डिराइव करना था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोलर मास ऑफ फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने वहाँ पे सॉल्यूशंस को ए एंड सॉल्वेंट ए एंड सोल्यूट को बी लिया था एंड इसका सॉल्यूशन बनाया था। तो इसकी वजह से हमने वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का पी नॉट ए लिया था एंड जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको पी ए डिनोट किया था। बट आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है, पी नॉट वन एंड पी वन ऐसे प्रेशर्स लिए हैं, तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ए एंड बी सॉल्यूशन लिया, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या डिराइव किया था, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट वन। हम यहाँ पे पी नॉट वन क्या लेंगे, ये प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के लिए 2 लेंगे, x1 एंड x2। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये 2 को मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ, x2 आ जाएगा। अगर हम ये x2 के लिए इक्वेशन कन्वर्ट करके लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा p अपॉन पी नॉट वन। डेल्टा p क्या होता है, पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन। ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू इक्वेशन। बट हम मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बट यहाँ पे जो सोल्यूट है सॉल्यूशन में वो बहुत लेस अमाउंट में होता है, हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है, तो उसमें जो भी सोल्यूट के पार्टिकल होंगे वो बहुत कम होंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं n2 का वैल्यू। तो ये इक्वल टू आ जाता है x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो अगर हम इस x2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1। तो आपको राउल्ट्स लॉ लिखना है। इसको कैसे लिखना है, पहले जब भी हम मोलर मास को डिराइव करेंगे तो पहले लिखना है राउल्ट्स लॉ को, पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये n2 अपॉन n1 कहाँ से आया, हमने ये मोल फ्रैक्शन का जो इक्वेशन है उससे डिराइव कर लिया, n2 अपॉन n1। और यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर लिखेंगे और इसके जो नोटेशन है सारे उसको क्या बोलते हैं, उसको लिखेंगे। यहाँ पे पी नॉट वन किसके लिए यूज़ किया है हमने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 हमने यूज़ किया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। n2 मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड n1 है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम एंड n2 एंड n1 के लिए डिराइव करेंगे। n2 के लिए क्या आ जाएगा, W2 अपॉन m2। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस मतलब सोल्यूट W2 आ जाएगा एंड इसका मॉलिक्यूलर मास
N1 के लिए क्या लेंगे, W1/M1। ये आपको जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब वहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के एंड सॉल्वेंट के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यह फॉर्मूला आपको पता होना ज़रूरी है। N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। राउल्ट्स लॉ में हमने क्या लिया था, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। जो ये N2 एंड N1 है इसके वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, दिस इक्वेशन विल गेट फॉर्म W2/M2। ये N2 की वैल्यू हमने पुट की, N1 की भी पुट करेंगे, W1/M1। फिर क्या करेंगे हम इसको, ये कुछ ऐसे आएगा W2 डिवाइडेड बाय M2 और फिर इसको डिवाइडेड बाय है W2 डिवाइडेड बाय में क्या है, N1 की वैल्यू W1/M1। तो जो ये M1 है क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। तो हमने यही डिराइव किया है इसमें, P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। हमें यहाँ पे डिराइव क्या करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमने फार्मूला कौन सा डिराइव किया था, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। तो हमें क्या करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये M2 जो है हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो M2 के लिए फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये M2 इज इक्वल टू ये W2 डॉट M1 इंटू P01। ये जो P01 है ये अदर साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, W1 इंटू ये जो है P01 माइनस P1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए। तो यही यहाँ पे हमने वही डिराइव किया है। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, वेयर लिखेंगे। वेयर में क्या लिखना है आपको, इसमें जो भी नोटेशंस यूज़ किए हैं उसका मीनिंग लिखना है, वो बहुत ज़रूरी है। M2 हमने क्या किया है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए लिया है। W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड P01 एंड P1 क्या है, वेपर प्रेशर के लिए हमने यूज़ किया है। और इस तरह से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का क्या मतलब होता है, एलिवेशन मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा TB से। डेल्टा मतलब चेंज इन, T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस, इसको बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका डेफिनेशन देखेंगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, अगर हमने प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिया, यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर लेंगे एज अ सॉल्वेंट, और इसका अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया तो हमें पता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस रहता है बॉइलिंग पॉइंट। बट अगर हमने क्या किया, इस वाटर में शुगर ऐड कर दिया और ये बनाया शुगर सॉल्यूशन, और अब इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने अब क्या ऐड किया है, शुगर। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ सपोज 110 बन जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा।
अगर हमें एलिवेशन कितना हुआ देखना है तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे। यहाँ पे नॉट लिखेंगे, ये नॉट हमें क्या बताता है, ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर। यहाँ पे भी लिखना है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन किस रीजन से होता है। हमने यहाँ पे कौन सा सोल्यूट लिया है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मतलब क्या, ये कोई वेपर प्रेशर नहीं बनाता है। सपोज ये सोल्यूट है और यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे, और फिर बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। तो हमें कौन सा सोल्यूट मिला है, नॉन वोलाटाइल, जो वेपर्स बनाता ही नहीं, वेपर प्रेशर इसकी वजह से कुछ होता नहीं है सॉल्यूशन का। जब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये सोल्यूट क्या करेगा, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर देगा। और ये वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देगा तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, इस सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टेम्परेचर इसका बढ़ाना पड़ेगा। तभी क्या हो जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और ये सॉल्यूशन बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही दिया है, जब हम क्या करते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है, सेम टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन बॉयल नहीं होता है, उसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट of a liquid is the temperature at which its pressure equals the atmospheric pressure। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। The solution now needs a higher temperature to reach the same vapor pressure as the atmosphere। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, इसमें सोल्यूट को ऐड किया जो नॉन वोलाटाइल है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम बन रहा है। अब हमें क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इतना इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज करना है। तो इसीलिए हमें इसको और हीट देनी पड़ेगी और इसके लिए ही इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पे लेना है वेपर प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर लेना है, एंड एक्स एक्सिस पे लेना है हमें टेम्परेचर। फिर हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये कुछ इस तरह से बनेगा। इससे क्या होगा, ये प्योर सॉल्वेंट है तो ये जल्दी जल्दी वेपर्स बनाएगा, इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा तो ये कम टेम्परेचर पे जल्दी से बॉईल हो जाएगा। फिर क्या करना है, हमें सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाना है। अगर सॉल्यूशन का बनाते हैं तो हमें ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी जो सॉल्यूशन का हमने क्या किया, पहले सॉल्वेंट का हमने वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाया, फिर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना है। यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। तो हमने क्या पढ़ा था, सॉल्वेंट जो है वो जल्दी से वेपर प्रेशर बनाता है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो इसके डाउन लेवल से बनेगा, इसके नीचे से बनेगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो सॉल्वेंट से कम रहेगा। यहाँ सेम टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनाएगा वो कम होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हमने ये नीचे से ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो फिर ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ये सॉल्यूशन बॉईल हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे तो हमें टेम्परेचर कैसे मिल रहा है, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये प्योर सॉल्वेंट जो है ये जल्दी बॉईल हो गया है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। इनके टेम्परेचर को अगर हम देखेंगे, ये TB
नॉट जो लिखा है ये प्योर बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, एंड ये जो TB है ये है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ऑलवेज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर, वो ज़्यादा होता है, वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। तो इसीलिए ये ग्राफ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। इसका कैसे रिलेशन होगा, सपोज हमने यहाँ पे कंटेनर लिया, इसमें क्या किया, वाटर भर दिया और इसमें हमने ऐड किया 1 स्पून ऑफ शुगर। अब हमने क्या किया, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिया, सपोज हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट मिला 110। फिर हमने क्या किया, इसमें 5 स्पून शुगर इसमें फिर से ऐड कर दिया। तो अब अगर हमने इसको हीट दिया तो हमें ये सेम टेम्परेचर पे बॉइल होता हुआ सॉल्यूशन दिखेगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो सपोज 130 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, इसमें हमने क्या किया, सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ाया, तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से। तो यहाँ पे डेफिनेशन में आपको वही दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये मोलैलिटी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको 3rd लेक्चर में सब फॉर्मूले दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी हम m से डिनोट करते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू kbm। ये kb क्या है और ये m क्या है, ये सबको हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। वेयर m इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, m के लिए क्या लिखना है, मोलैलिटी, एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, kb। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है आपको, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है kb, और इस kb को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको थर्ड नेम है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तीनों भी नाम किसके हैं, kb के हैं। kb के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर अगर हमने क्या किया, मोलैलिटी को अगर 1 कंसीडर कर लिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया। अगर हमें इस एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का अगर यूनिट फाइंड आउट करना है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M है। तो KB का हमें यूनिट फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे आ जाएगा, डेल्टा TB अपॉन M। चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, और हम मोलैलिटी किस में मेजर करते हैं, मोल्स पर kg में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्लेस बना दूँ और फिर लिखती हूँ। टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, एंड मोलैलिटी हम किस में मेजर करते हैं, मोल पर kg में। तो फिर ये kb का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन kg पर मोल, ये यूनिट हो जाएगा एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का इक्वेशन। तो हमने जो अभी डिराइव किया था, बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। तो इसको लिखेंगे, हर एक टर्म हमने जो भी यूज़ किया है यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। डेल्टा टी बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। के बी क्या है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स पर केजी। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें सोल्यूट का वेट रहेगा W2 ग्राम, सोल्यूट का मास कितना रहेगा W2 एंड W1 ये मास रहेगा सॉल्वेंट का। तो हमने इसका सॉल्यूशन बनाया, उसमें सॉल्वेंट कितना लिया हमने W1 ग्राम एंड सोल्यूट कितना लिया W2 ग्राम। अब हमें इस सॉल्यूशन में, जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है एक कंटेनर में, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कितने मोल्स है सोल्यूट के। हमने इस W1 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने ऐड किए हैं, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे N2 लिया, N2 मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर मास। यहाँ पे गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है हमें, W2 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट दिया है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा इसका, M2। तो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इस टोटल सॉल्यूशन में कितने हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है W1 ग्राम्स, बट हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, केजी में। तो हम क्या करेंगे, W1 अपॉन 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। हमने क्या क्या कैलकुलेशन किया, पहले हमने सॉल्यूशन बनाया W2 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, उसमें किस में ऐड किया, W1 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में। तो फिर हमें पता करने हैं हमने सॉल्यूट के कितने मोल्स ऐड किए हैं सॉल्वेंट में। तो इसके लिए N2 को कैलकुलेट कर लिया। फिर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो किस में चाहिए, केजी में। तो उसको कन्वर्ट कर लिया W1 अपॉन 1000, तो ये कन्वर्ट हो गया केजी में। तो अभी हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दिया है M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमने अभी कैलकुलेट किया था मोल्स ऑफ सोल्यूट, हमने क्या कैलकुलेट किए थे, W2 अपॉन M2 एंड इसको डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या कैलकुलेट किया था, W1 अपॉन 1000। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, W2 इंटू 1000। ये जो डिनोमिनेटर में है इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, M2 इंटू W1। ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बट हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है क्या, नहीं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले को। हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड इसका किसका रिलेशन लेना है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का रिलेशन हमारे पास क्या था, इक्वेशन क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब हमने जो मोलैलिटी की वैल्यू कैलकुलेट की है तो इसमें इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एज इट इज इंटू एम का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया था अभी, 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो हमें ये फॉर्मूला कन्वर्ट करके लेना है M2 के लिए, मोलर मास ऑफ
सोल्यूट के लिए। तो ये कुछ ऐसे बनेगा 1000 इंटू KB इंटू W2 अपॉन डेल्टा TB अपॉन W1। तो हमने ये क्या कैलकुलेट कर लिया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये बहुत इजी है। क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वाटर लेना है। एक कंटेनर में हमने वाटर लिया और दूसरे कंटेनर में हमने क्या लिया, शुगर सॉल्यूशन। और हमें क्या करना है, इनको ठंडा करना है, इनका टेम्परेचर जो है वो कम करना है। तो हमें पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया एंड इसको हमने क्या कर दिया, हमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट लेना है शुगर सॉल्यूशन का, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ये -2 अराउंड -2 डिग्री सेल्सियस पे ये शुगर सॉल्यूशन है जो ये फ्रीज हो जाएगा। तो जो प्योर सॉल्वेंट है, इससे जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अगर हमने प्योर वाटर लिया तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा था फ्रीजिंग पॉइंट। हमने इसमें शुगर ऐड करके, मतलब सोल्यूट ऐड करके उसका, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। तो हमने कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जितना ज़्यादा हम इसमें सोल्यूट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो ये कैसे बनेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। यहाँ पे ये F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये T है टेम्परेचर, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू KF इंटू M। KF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड M क्या है, M इज द मोलैलिटी। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट इंटू मोलैलिटी। ये फॉर्मूला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का। अगर हमने यहाँ पे, और हमें क्या करना है, इनमें जो हमने नोटेशंस यूज़ किए हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। KF हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अदरवाइज इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। M क्या है, मोलैलिटी। अगर हमें इसका, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूनिट डिराइव करना है तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, TF अपॉन M। हम क्या करते हैं, डिफरेंस इन फ्रीजिंग टेम्परेचर हम मेजर करते हैं केल्विन में, एंड मोलैलिटी हम मेजर करते हैं मोल पर kg में। तो इसका यूनिट बनेगा केल्विन kg पर मोल। ये यूनिट किसका बन गया, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का। अब हमें क्या करना है, इस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का ग्राफ देखना है। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है। ऐसे ही इसका भी ग्राफ होता है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पे हमें वेपर प्रेशर लेना है एंड टेम्परेचर हमें लेना है एक्स एक्सिस पे। फिर हमें क्या करना है, जैसे ही हमने ये सॉल्यूशन, अभी ये क्या है, सॉल्वेंट है, सपोज ये सॉल्वेंट है, और हमें क्या करना है, सॉल्वेंट का टेम्परेचर जो है वो कम करना है। तो ये ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट के नियर होगा, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको डिक्रीज करते लाना है। और हमें पता है जो भी वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमने इसका जो टेम्परेचर है कम कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे।
जहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो वाटर है वो पूरा फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें क्या करना है, हमें पता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेना है हमें। जब भी हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया था सॉल्यूशन का, वो क्या था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो ज़्यादा था, किससे, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। तो अभी हमें क्या करना है, उस सॉल्यूशन को हमें फ्रीज करना है और इसका टेम्परेचर हमें डिक्रीज करके लाना है। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था उसमें बॉइलिंग पॉइंट में कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लेस होता है देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दिखेगा, ये वेपर प्रेशर है जो सॉल्वेंट से क्या है, कम है। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो आ जाएगा ये भी क्या होगा, सपोज यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका कम आ जाएगा सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो यही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, ये जो डी और बी तक ग्राफ दिया है आपको, ये ग्राफ किसका है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ है, यहाँ पे दिया है। ये T0 से यहाँ पे डिनोट किया है टेम्परेचर को। फिर ये यहाँ पे दिया है आपको FE ग्राफ जो है वो दिया है सॉल्यूशन के लिए। अगर हम इस ग्राफ में भी देखेंगे तो हमें पता चलता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का कम है सॉल्वेंट से। और फिर ये जो A से B तक जो ग्राफ दिया है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ऐसा क्यों है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि एक बार इस सॉल्यूशन ने अदरवाइज सॉल्वेंट ने फ्रीजिंग पॉइंट अचीव कर लिया, तो इसके नीचे हमने कितना भी टेम्परेचर रिड्यूस कर लिया तभी भी इसका क्या होता है, इनका जो स्टेट होता है वो क्या होता है, सॉलिड ही स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट में ही ये रहता है। इसीलिए इसका जो ग्राफ आ जाएगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा आफ्टर फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब हम डिराइव करेंगे फार्मूला फॉर मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए हमने फार्मूला क्या डिराइव किया था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब हमें डिराइव करना है फार्मूला फॉर द मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब N होता है। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए हमने 2 लिया, N2 लिया, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस मतलब गिवन वेट ऑफ सोल्यूट W2 आ जाएगा एंड इसका मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसको डिवाइडेड बाय में हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, W1 अपॉन 1000। अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, W2 अपॉन M2 इंटू ये 1000 एंड M2 मल्टीप्लाइड बाय W1। ये आ जाएगा हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला। फिर हमें क्या करना है, इस मोलैलिटी के फॉर्मूले को, ये आ जाएगा M इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमने किसका डिराइव किया, मोलैलिटी का। M इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। इस M को हमें कहाँ पुट करना है, इस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के इक्वेशन में पुट करना है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। ये KF क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। एंड इस M के लिए हमने कौन सा फार्मूला डिराइव किया है, 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। इसको हम यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास फिर हमें क्या करना है, हमें डेल्टा TF का वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो M2 के लिए हम ये फार्मूला कन्वर्ट करके लेंगे। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 1000 इंटू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1।
ये हमने डिराइव कर लिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन का इक्वेशन। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या सॉल्यूशन का फ्लो होता है लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ। ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। इसको समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। एक कंटेनर में क्या करना है, हमें एक कंटेनर लेना है और इसके एक तरफ हमें वाटर को फिल करना है। हमने क्या किया, एक साइड में वाटर को फिल किया एंड अदर साइड में हमने सॉल्यूशन को भर दिया। फिर क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या दिखाएगा, ये जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम है देन द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल हमने ऐड कर दिए हैं। सपोज हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है तो इसमें क्या है, ओनली वाटर नहीं है, इसमें शुगर के भी पार्टिकल्स है। तो इसका कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन का हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा एंड ये वाटर का जो है वो लो कंसंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो भी लो कंसंट्रेशन के साइड के पार्टिकल्स है वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। और ये क्या है, ये सर्कल जो दिखाया आपको इसमें ये रहता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आप समझ सकते हो जैसे ट्रांसपेरेंट कर्टन होता है जिसके आर पार हमें कुछ चीज़ें दिखती है, उसके अदर साइड की चीज़ें हमें दिख सकती है। ऐसे ही ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू ये जो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पार्टिकल्स है वो क्या कर सकते हैं, फ्लो करके हाई कंसंट्रेशन में आ सकते हैं। और इसको आप समझोगे इस एरो की तरह से, ये जो एरोज दिए हैं ब्लू कलर के, इससे आप समझ सकते हो कि ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कहाँ फ्लो हो रहे, हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाती है। इसका मतलब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इसका जो फ्लो है वो किस पे डिपेंड रहेगा, इस सॉल्यूशन में हमने कितने सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड किए हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे ये डिपेंड रहेगा। इसीलिए ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर हमें देखना है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोसिस के बारे में हमने समझ लिया, अब देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक जाने का, ये जो प्रोसेस है पार्टिकल्स का, वो एक स्टेज पे आके स्टॉप हो जाता है। एक स्टेप पे ये क्या होता है, ये स्टॉप होता है। कब स्टॉप होगा, जब इन दोनों साइड का कंसंट्रेशन, सपोज ये वन साइड है एंड ये सेकेंड साइड है, ये दोनों साइड का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगा, तब ये ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टॉप होता है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन पे हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ से जो लो कंसंट्रेशन की एरिया से पार्टिकल्स इस तरफ आने वाले थे हाई कंसंट्रेशन एरिया में, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि ये जब यहाँ से पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन में आते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है इस सॉल्यूशन का क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। बट हम क्या करेंगे, इस पे एक पिस्टन लगा के प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि ये पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया में उनका फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाए। तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं पाई लेटर से। अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज इट दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर required to stop osmosis of a solvent through a semi-permeable membrane। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये मिनिमम प्रेशर, हमने कम से कम जो प्रेशर लगाया है, जो हमने प्रेशर लगा के इस सॉल्यूशन का, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का फ्लो जो है हाई कंसंट्रेशन की तरफ आने वाला, उसको हमने स्टॉप कर दिया है।
इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डिपेंड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। पूरा जो सॉल्यूशन है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इस पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड होता है, ना बल्कि ओनली द सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन लेना है तो हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर हम पाई लेटर से डिनोट करते हैं। पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? N2 इंटू आर इंटू टी अपॉन वी। तो फिर इन सारे नोटेशंस के लिए हम लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। V क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब कंटेनिंग N2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। R क्या है? R इज द गैस कॉन्स्टेंट इक्वल टू, इसका अमाउंट कितना होता है R का? गैस कांस्टेंट का 0.08206 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। एंड पाई क्या होता है? पाई इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं? एटीएम में। तो फिर हमें यहाँ पे कन्वर्जन करके लेना है। हमें यहाँ पे क्या पता है? N2 अपॉन V। इसको हम क्या ले सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम मोलैरिटी। तो इसके लिए हम क्या पुट कर सकते हैं? कैपिटल M। मोलैरिटी हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। तो जो ये इक्वेशन है ये कन्वर्ट होके क्या बनेगा? पाई इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू RT। ये इक्वेशन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वेशन से हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन क्या है? पाई इज इक्वल टू N2 इंटू RT अपॉन V। यहाँ पे N2 क्या है? N2 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे 2 क्यों लिया है मैंने? अगर हम N1 लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने क्या किया? N2 लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए N2। तो इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट एंड मास मैंने W2 एंड M2 से डिनोट किया है। फिर क्या करेंगे? इस इक्वेशन में हम N2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? W2 इंटू RT अपॉन M2 इंटू V। फिर क्या करेंगे हम? हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास। तो हमें ये जो इक्वेशन मिला है ये M2 के लिए हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे बनेगा W2 इंटू RT अपॉन M2, सॉरी यहाँ पे M2 के लिए हम डिराइव कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये पाई जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पाई इंटू V। ये हमारा इक्वेशन है मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए।